हरियाणा में 1 जून से फिर से खुलेंगे स्कूल। सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को बुलाया। कोविड-19 के चलते गाइडलाइंस का करना होगा पालन। केंद्र सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस। राहुल गांधी के बाद कुमारी शैलजा ने किया ट्वीट। बोली, 7 सालों के अपने कुशासन काल में सरकार ने जन भावनाओं को सूली पर चढ़ाया। अंबाला में अच्छी पहल। रेलवे कर्मचारियों के लिए लगाया वैक्सीनेशन कैंप। स्टेशन डायरेक्टर ने कहा, रेलवे कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर। और हरियाणा वासियों के लिए मौसम का येलो अलर्ट। 29 मई तक बढ़ेगा तापमान और चलेगी लू। 30 और 31 मई को अंधड़ और बूंदाबांदी के आसार। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चिगबानी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जहां एक तरफ फाइनल परीक्षाएं करानी है या नहीं करानी है, इस पर विचार चल रहा है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने 1 जून 2021 से स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। हालांकि हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को लिए दी है। आपको बता दें, कोविड-19 के कारण इस बार गर्मियों की छुट्टियां समय से पहले शुरू कर दी गई। 31 मई को छुट्टियां समाप्त होने के बाद 1 जून से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसे लेकर सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 1 जून से खोले जाने के जरूरी दिशा निर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सभी छात्रों, टीचर और अन्य स्टाफ के लिए आवश्यक होगा। स्कूल खोलने का आदेश जारी करने के साथ ही सरकार ने शिक्षकों से बेंच और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित अन्य विवरण मांगे हैं, जिससे यह तय हो सके कि छात्रों को कितनी दूरी पर बैठाया जा सकता है। नियमों के अनुसार एक बेंच पर एक ही छात्र को बैठाया जा सकेगा। आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में कटौती देखी गई है। कोरोना संक्रमण के घटते आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। हरियाणा के अंबाला में जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के लिए कैंप लगाया, जिसमें रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों के वैक्सीन लगाई गई। कोविड का टीका लगवाने आई एक महिला ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों के लिए आज रेलवे स्टेशन पर एक शिविर का आयोजन किया गया। रेलवे कर्मचारियों के परिवारों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने भी आज पहला टीका लगवाया। ये रेलवे की एक अच्छी पहल है। वहीं अंबाला रेलवे स्टेशन डायरेक्टर बीएस गिल ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना गया है, इसीलिए उनका टीकाकरण बेहद जरूरी था। और उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मदद से हमने आज स्टेशन पर एक कैंप लगवाया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों का लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है, इसीलिए ये हाई रिस्क पर है और उनके लिए स्पेशल कैंप लगाया गया है। मेरा नाम सविता कुमारी है। मेरे हस्बैंड यहाँ एम्प्लॉय है, एएलपी है। मेरा पहला डोज है वैक्सीनेशन का। मैं यही सबसे गुजारिश करूँगी कि सब लोग आगे आकर टीका लगवाएं। ये रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, रेलवे के कर्मचारियों की फैमिली के लिए, और सब लोग आगे और वैक्सीन जरूर लगाएं। सब रेलवे में एम्प्लॉय हैं, तो आज यहाँ पे रेलवे की तरफ से सबको वैक्सीन लगवाई जा रही है और मैंने भी लगवाई है और बहुत खुश हूँ मैं इस बात से। थोड़ा प्रोटेक्टेड फील कर रही हूँ अब, और सबको यही कहना चाहूँगी कि आगे आके वैक्सीन लगवाएं। ये सेफ़ है। कोविशील्ड वैक्सीन लगी है यहाँ पर और ये बिल्कुल सेफ़ है और डरने की कोई बात नहीं। हमने रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। यहाँ पर सभी एज ग्रुप को फर्स्ट डोज दी जा रही है, बिकॉज आपको पता है कि इनका पब्लिक से मिलना जुलना या आम जो जनता आ रही है उनसे मिलना काफ़ी रहता है और ये हाई रिस्क पे हैं।
बार बार हमारे पास रेलवे से डिमांड आ रही थी कि हमारे एम्प्लॉयज़ को सबको वैक्सीनेट किया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते अभी तक हम इनको नहीं कर पाए थे। तो अभी कल हमें सीएमओ साहब के आदेश प्राप्त हुए कि आज हमें इसको वैक्सीनेट करना है और हमने सेशन प्लान किया और आज ये इनके ऑडिटोरियम में जो इनका सेकंड क्लास वेटिंग रूम है उसमें हमने ये कैंप लगाया है। जो इनका टिकट विंडो है वो उन्होंने हमें रिजर्वेशन का जो टिकट विंडो है वो एज अ रजिस्ट्रेशन काउंटर के लिए दिए हैं। हमें 4 विंडोज़ हैं उसमें बनाई हैं। 3 विंडोज़ हमने लिए हैं उसमें, एक 45 प्लस के लिए, एक लेस देन 45 और थर्ड जो काउंटर है वो मिसलेनियस काउंटर है। आज रेलवेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कोविड कैंप लगाया गया है जिसमें वैक्सीनेशन का काम हम लोगों ने प्रायोरिटी पे लिया है। रेलवे स्टाफ को अब फ्रंट लाइन स्टाफ मान लिया गया और इसके लिए इनका सबका टीकाकरण करना अनिवार्य हो। तो आज इसी संबंध में एक स्पेशल कैंप जो है वो अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। डीआरएम साहब, सीनियर डीसीएम साहब, इन सबके सौजन्य से ये जो है आपके सामने कैंप में वैक्सीनेशन की जा रही है। एक ही दिन का आज का कैंप लगा है, 11 बजे से शाम तक चलेगा। मैक्सिमम कोशिश है, हमें 500 के करीब डोजेज मिली हैं, तो उसमें हम वैक्सीनेशन करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम स्टाफ को वैक्सीनेशन लेने की कोशिश करेंगे। फैसिलिटी हमने प्रोवाइड किया, हमने अपने रेलवेज का स्टाफ को बिठाया है जो मोबाइल द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन कर रहा है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। इसमें विस्तार देने के साथ ही फर्स्ट फेज को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद सेकेंड फेज में हमारे सामने कुछ चैलेंज आए, जैसे अचानक ऑक्सीजन की मांग। हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके, इस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार अपने स्तर पर, एसडीआरएफ से, अन्य यानी सीएसआर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर एक जनपद में व्यापक पैमाने पर यह ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो सके। और इसको लेकर के पूरी ताकत के साथ हर जनपद में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगने प्रारंभ भी हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में हर एक जनपद ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हर एक जनपद ने कोविड के फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी अपने तरीके से जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में अच्छा काम किया है और उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के आने वाले समय में यानी 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में आशंका थी कि प्रतिदिन 1 लाख से अधिक पॉजिटिव केस आएंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव केसेस की संख्या 30 लाख से अधिक होगी। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रित है। हमारे यहां मैक्सिमम जो एक्टिव केस गए थे वो 3,10,000 तक गए थे। आज उनकी संख्या घट करके मात्र 58,000 रह गई है। प्रदेश के अंदर 24 अप्रैल को जो पॉजिटिव केस आए थे 38,000 से अधिक आए थे। आज घट करके पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 3,200 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हमने पॉजिटिविटी कम की है और रिकवरी को 95% से अधिक बढ़ाया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने की तैयारी मजबूती के साथ की जा रही है। हम लोग थर्ड वेव के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को अब तक आगे बढ़ाया है। 1 जून से हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष की उम्र के लोगों को, उन सभी युवाओं को वैक्सीन देने जा रहे हैं। उसमें हमने कुछ प्राथमिकताएं भी तय की हैं, जैसे अभिभावक स्पेशल बूथ, 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को चिन्हित करके उनको वैक्सीन लगाया जा सके, इसको एक प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग से बूथ बन सके, जहां उनका निवास स्थल है उसके आसपास कहीं बन सके, इसको प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया के लिए अलग से बूथ बने, उनके परिवार के लोग उससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए एक अलग से प्रयास करने का प्रयास हो रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है, यह भारत के 135 करोड़ लोगों को बचाने का अभियान है। हम लोग आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 2 स्वदेशी वैक्सीन इस देश को समय पे दिए हैं, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ 1 साल से पहले वैक्सीन आना ये पहली बार हुआ है। इससे पहले किसी भी, आपने देखा होगा, डेंगू के खिलाफ अब तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। अन्य जो बीमारियां उनके खिलाफ, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का कोई अब तक वैक्सीन नहीं आ पाया। लेकिन नेतृत्व, लीडरशिप जब काम करती तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और भारत अकेला देश है जिसने 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च की। यह वैक्सीन प्रमुखता के आधार पर हम लोग हर जगह उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि गांव के कॉमन सर्विस सेंटर को इसका केंद्र बिंदु बनाएं और कॉमन सर्विस सेंटर में ही गांव के लोगों का, जरूरतमंद लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको वैक्सीन उपलब्ध करवा दें। आप सबसे मेरी अपील है, हम इस महामारी से सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। इस बृहद अभियान के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के आम नागरिक को भी जागरूक करना पड़ेगा। जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति अगर अपना जितना बचाव कर सकता है करें। अन्य लोगों को बाहर निकलना ही है आवश्यक कार्य से, तो वे मास्क और 2 गज की दूरी का पालन अगर कर सकें तो कोविड से बचने के लिए उत्तम उपाय है।
तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और इसी बीच इस वक्त के बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार को कांग्रेस पार्टी लगातार घेरने में जुटी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी ने अब एक नई कमेटी बनाई है। ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से मिल पा रही है। कमेटी में 7 लोगों को प्रियंका गांधी ने नामित किया है। आपको यहां पर जानकारी दे दे, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और अब उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार कांग्रेस पार्टी घेरने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा समेत दूसरी नदियों के किनारों पर शवों को दफनाने पर पाबंदी लगाई है। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार घाटों का गश्त करती रही। जो लोग शवों को दफनाने के लिए आ रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर दाह संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने इस बाबत ट्वीट भी किया था और अब एक नई कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने और यूपी सरकार पर निशाना साधने के लिए, सरकार को घेरने के लिए लगातार अपनी तैयारियों को तेज कर दिया और इसी के तहत प्रियंका गांधी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक कमेटी भी बनाई है। यहां पर यह बड़ी जानकारी दे दे, प्रियंका गांधी ने जो कमेटी बनाई है उसमें 7 लोगों को नामित किया गया है। सलमान खुर्शीद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी के सेवा ही संगठन के ध्येय को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, राज्यसभा सदस्यों और विधायकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति पर व्यापक तौर पर चर्चा की। इस बैठक में ज्यादातर जनप्रतिनिधियों ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की अभी से मजबूत तैयारियां करने के सुझाव सरकार को दिए। बैठक में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने तक का सुझाव आया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के इस सुझाव का बाकी भाजपा नेताओं ने समर्थन किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मसले पर भारत के स्टैंड को एक बार फिर से मजबूती से रखा। पाकिस्तान से बातचीत के मसले पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते, जिसको लेकर हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद डिफेंस एक्सपर्ट राज कादियान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जयशंकर आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल मैकमास्टर से बातचीत करते हुए भारत की पाकिस्तान के साथ जो नीति रही है उसको दोबारा स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ऐसा देश जो अपनी कूटनीति, जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी आतंकवाद के बूते पर चलाएगा, रिश्तों में सुधार होना आसान नहीं है। जयशंकर ने पाकिस्तान को भी सलाह दी है कि जो आतंकवाद का इस्तेमाल करते आए हैं उनका नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ है, ये हम सब जानते हैं। 3 महीने पहले जो दोनों डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच में बातचीत हुई थी, जहां ये दोबारा कहा गया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का पालन किया जाए, और वो पालन काफी हद तक हो भी रहा है। उसके बारे में कहा है कि अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते का दायरा। कोरोना के बाद अब ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस का डर लोगों को सताने लगा है, तो वहीं तेजी के साथ ब्लैक फंगस की चपेट में आने वालों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश के अंदर 413 ब्लैक फंगस के मरीज हरियाणा में एडमिट हैं। इसको लेकर आई स्पेशलिस्ट का क्या कुछ कहना रहा, सुनाते हैं आपको। ब्लैक फंगस एक प्रॉब्लम जिसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये पहले भी हम देखा करते थे, लेकिन अब कोविड-19 के टाइम में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका ये रीज़न है कि कोविड-19 खुद भी डायबिटीज़ करता है, और इसके ट्रीटमेंट में हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं जो कि शुगर को खुद भी बढ़ाते हैं, और अगर लंबे टाइम तक ज़्यादा डोज में दिए जाएँ तो शुगर को और भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मास्क के लिए जो ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं, तो ह्यूमिडिफायर का पानी बार बार चेंज नहीं किया था, स्टेराइल नहीं होता, उसके कारण से भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। और भी जैसे वेंटिलेशन देते हैं या जिंक या आयरन देते हैं, उसके कारण से भी ये हो सकता है। अगर हम इसको रेगुलर मतलब अपना हाइजीन अच्छी रखें तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये नेजल सिम्टम्स करता है, नाक से रिलेटेड। तो जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ओडर चेंज हो सकता है। ओडर मतलब जब हम सांस लेते हैं उसमें स्मेल अलग आ सकती है, या नाक बंद होना। उधर हरियाणा के फतेहाबाद के गांव जल्लूपुर के एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 9वीं के 70 में से 60 बच्चे फेल हो गए। बच्चों को प्रमोट करने की मांग को लेकर आज अभिभावकों और खुद बच्चों ने फतेहाबाद के रतिया इलाके के एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। बच्चों और उनके अभिभावकों का कहना था कि कोरोना काल में स्कूल के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जो कि बच्चों की समझ में नहीं आ रही, और इसी के चलते इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हुए। अभिभावकों का कहना था कि जब इस संबंध में वे स्कूल में गए और अध्यापकों से बातचीत की तो कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद अब मजबूर होकर उन्हें और बच्चों को धरने का सहारा लेना पड़ा है। सर, हरियाणा सरकार की वो जो सबको शिक्षा सबको रोजगार के तहत स्कीम के तहत इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो हरियाणा सरकार है वो शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। तो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है, एक तरफ तो 10वीं क्लास जो बोर्ड की क्लास है उनके जो स्टूडेंट है बिना पेपरों के 11वीं में प्रमोट कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो जिला फतेहाबाद है, इसका एक छोटा सा गांव है जल्लूपुर, हमारे विधायक जी का गांव है जल्लूपुर लक्ष्मण आपा जी का, तो वहाँ स्कूल है रोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो स्कूल के 9वीं क्लास के 70-72 बच्चे हैं, जिनमें से 60 बच्चों को फेल कर दिया गया, और जो 10 बच्चे पास हुए हैं उनमें से ज़्यादा कंपार्टमेंट है।
तो जब इस बारे में स्कूल की प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, तो प्रिंसिपल के पास कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं है। किसी को कह रही है कि 28 बच्चे फैल हैं, किसी को कह रही है 18 बच्चे फैल हैं। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारे बच्चों को प्रमोट किया जाए। ये नहीं पता सर, आई ना होना, और स्कूल में ऑनलाइन काम दे दिया मैडम ने। 1-2 टीचर का ही काम आता था, साइंस की टीचर नहीं है, मैथ की टीचर नहीं है और पंजाबी की टीचर नहीं है। जो मैडम काम देती है वो भेज देती है, और बच्चों को जो जितना समझ आया उतना को पढ़ लिया बच्चों ने। सर मेरा नाम गजल है जी। आज अभी इकट्ठे हुए धरना लगा रही, किस विषय को लेकर? सर हमारे स्कूल में ऑलमोस्ट सारी क्लास को फेल कर दिया गया है जी। मैं पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़ रही हूँ। ऑनलाइन स्टडी में सर कुछ भी समझ नहीं आता। अगर टीचर से कुछ पूछते हैं तो टीचर से कहते हैं तुम तो हमारा दिमाग खा रहे हो। कितने बच्चों को फेल किया गया? सर ऑलमोस्ट सारे बच्चे फेल हैं जी, कोई 1-2 बच्चा पास होगा बस। स्कूल ने तो कुछ कारण नहीं से किसी टीचर से बात करते हैं तो टीचर्स कहते हैं तुम खुद करो, और टीचर्स कुछ नहीं करते। और आज आप जो धरना लगा के बैठे हो? यस सर। तो आगे आपका क्या मैसेज है? और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।